ओम श्री गणपते नमः। श्री गणेश की वंदना कर, दिन के स्वामी सूर्यदेव की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान कर, गुरुओं को नमन कर, अभिनंदन करते हैं आपका वरुण रस्तों द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग है। यह दैनिक पंचांग हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं। इसमें डेटा जो प्रयुक्त होते हैं दृक पंचांग से लिए जाते हैं, छवि तथा ध्वनि गूगल से ली जाती है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के सौजन्य से हम सफलपूर्वक पहुंचा पाने में समर्थ होते हैं। पंचांग तो जिस प्रकार पांच अंग पंचांग के पांच अंग होते हैं, उसी तरह इस प्रस्तुति के भी पांच भाग। पहला भाग पंचांग मुहूर्त और ग्रहों के गोचर से संबंध रखता है और इसी पहले भाग में से पंचांग और मुहूर्त को निकालकर हम अलग से किया करते हैं लघु पंचांग के रूप। दूसरा भाग जन्म नक्षत्र से संबंध रखता है और यह चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं, यानी स्थायी रूप से जन्म कुंडली में, और आज जिस राशि जिस नक्षत्र में भ्रमण कर रहे हैं उसके अनुसार आज के दिन कैसे होने के संकेत। कुछ कुल 9 स्थितियां बन सकती है विभिन्न नक्षत्रों के अनुसार, तो इसे तारा बलन कहते हैं। यह मूलतः 9 तारा चक्र पद्धति पर आधारित है, जो जातक के पूरे जीवन काल के बारे में विभिन्न ग्रहों की स्थिति, नक्षत्रों की स्थिति पर चर्चा कर। विस्तृत चर्चा प्रस्तुति में तीसरा भाग जन्म राशि में चंद्रमा है, इस राशि में जन्म कुंडली में चंद्रमा है स्थायी रूप से, और आज जिस राशि में भ्रमण कर रहे हैं उसके अनुसार कैसे दिन होने के संकेत, यह भी इसे चंद्र बलन कहते हैं। आज चंद्रमा का कोई राशि परिवर्तन नहीं है, इसलिए यह स्थायी रूप से। दूसरा चौथा भाग आज के चौघड़िया से संबंध रखता है। चौघड़िया हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हुआ करता है क्योंकि यह शुभ और अशुभ समय दर्शाता है और दैनिक जीवन कार्यों से लेकर विशेष कार्यों तक, पहली बार किए जाने वाले कार्यों तक, पूजा पाठ या वैसे कार्य जिसमें हम शुभता की अपेक्षा ज्यादा करते हैं, उसके लिए यह काफी उपयोगी हुआ है। इसकी उपयोगिता पर हमने अलग से अंग्रेजी और हिंदी में यूट्यूब पर पोस्ट रखा है, आप उसे संदर्भित कर सकते हैं। फिर इसकी चर्चा हम प्रस्तुति में करेंगे। पांचवा अंतिम भाग अंकों के अंक में जम लेकर, अंकों के साथ खेल धूप कर, अंकों के साथ आंख मिचौली कर, अंकों अंक हमारे साथ आंख मिचौली कर जीवन यापन हो जाता है। तो अंक और अंक कभी शुभ भी होते हैं, कभी अशुभ भी होते हैं। हमारा उद्देश्य पर्पस है इस प्रस्तुति का कि आप अंकों को पहचानें और जो अंक आपके लिए बाधा उत्पन्न कर रहे हैं उनका निराकरण करें। आप अपना करें, अपने सगे संबंधियों का करें, अपने परिजनों का करें, अपने मित्रों का करें, फिर सुरक्षित करें। तो अंक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसी पर चर्चा दो भागों में। पहला, अंक को कैसे पहचाना जाए, कौन सी ऊर्जा हमें मिल रही है, कौन सी नहीं है, और इसे सीखना बहुत आसान है। और इसी क्रम में गूगल से एक हमने जन्म तिथि को निकाला, उस व्यक्ति का जिनका जन्मदिन आज है, ताकि आप उनके जन्म तिथि का अध्ययन कर आप एक्सरसाइज के रूप में इसे प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ इसे ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। यह तिथि जो हमने लिया है वह गूगल से लिया है और इसमें का उद्देश्य इस कोई भी प्रिडिक्शन भविष्यवाणी करना नहीं है, अपितु केवल जानकारी के लिए यह तिथि में विस्तृत चर्चा प्रस्तुति में करें। और साथ साथ अंक ज्योतिष के दूसरे भाग में आज के अंक किसी भी माह के विभिन्न तिथियों को जन्मे जातक के लिए क्या शुभता और अशुभता के क्या संकेत थे, यह हमारी अंतिम। इसी के साथ हम आपको ले चले मुख्य भाग में, पहले भाग में अंक ज्योतिष के दैनिक पंचांग की प्रस्तुति में। परंतु
थोड़ा हल्का सा रुकना पड़ेगा और वह रुकेंगे पंचांग की परिचर्चा की। पंचांग हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। हम चाहे पंचांग को अपनाएं या ना अपनाएं, किंतु हमारे जीवन में अहम भूमिका वो अदा करता है। यह शुभ और अशुभ हो जाने का मतलब है, किंतु ये उससे बढ़कर पंचांग हमारे व्यक्ति के निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिससे हम सबके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए आइए पंचांग की महत्ता को देखते हुए हम सब पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन को में शांति और समृद्धि का सकारात्मक और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बनाएं। साथ ही साथ प्रस्तुति को साझा करें अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकें। तो चलिए प्रस्तुति में चलें। जय श्री राम। जय श्री राम। स्वागत है आपका आज के पहले भाग में। पहले भाग में आपका स्वागत है। आज का दिनांक 16 नवंबर 2025, माह मार्गशीर्ष पक्ष श्री कृष्ण पक्ष, शाका संवत 1947 विश्व वसु, विक्रम संवत 2082 कलायु और कलयुग का 5001। आज का सूर्योदय 6:08 पर, सूर्यास्त 5:01 पर, सनराइज एट 6:08 AM, सनसेट एट 5:01 PM। आज का दिशा शुभ पश्चिम है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो घी या दलिया का सेवन कर यात्रा करें। पंचांग के पांचों अंक आज बुधवार, रविवार, तिथि कल भोर में 4:47 तक द्वादशी को जो भद्रा तिथि के अंतर्गत आता है, उसके बाद त्रयोदशी जो ज्या तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र देर रात्रि 2:11 तक हस्ता, उसके बाद चित्ता। योग प्रातः 6:47 तक विश्वकुंभ, उसके बाद प्रीति और करण अपराह्न 3:40 तक पौलव, तत्पश्चात कल पूर्व में 4:47 तक तैतिल और फिर कर। तो ये रहे पंचांग के पांचों। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ को नमन कर देखते हैं भोलेनाथ का वास कहाँ है और उसकी सूखता कैसे। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। जब तक ये द्वादशी तिथि यानी कल भोर में 4:47 तक, तब तक भोलेनाथ वृषारूढ़ है, नंदी पर सवार है, जो अभिष्ट के लिए काफी उपयोगी। उसके बाद त्रयोदशी तिथि होती है, जब भोलेनाथ पूजन पर जाते हैं, जो कि शुभ। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महत्वपूर्ण मुहूर्त के अभिजीत मुहूर्त में 11:12 से 11:56 तक अभिजीत मुहूर्त। अमृत काल अपराह्न 7:32 से 9:18 रात्रि तक। द्वीप पुष्कर जो देर रात्रि 2:11 से कल भोर में 4:47 तक। सर्वार्थ सिद्धि योग प्रातः 6, सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग दोनों प्रातः 6:08 से देर रात्रि 2:11। विजय मुहूर्त अपराह्न 1:23 से 2:06 तक। गोधूली विला संध्या 5:01 से 5:27 और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:08 से मध्य रात्रि 0:01। रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ, जब तक साधना, तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करता। और इस प्रकार हमारा शुभ मुहूर्त
ये रहे हमारे शुभ मुहूर्त। अशुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी अशुभ मुहूर्त राहु काल, अपराह्न 3:40 से 5:01 संध्या तक। गुलिक काल अपराह्न 2:17 से अपराह्न के ही 3:40 तक। यमगंड दिन के 11:36 से 12:56, 11:34 से 12:56 तक। और वर्ष मुहूर्त प्रातः 8:53 से दिन के 10:39। ये रहे हमारे अशुभ मुहूर्त। इस प्रकार महत्वपूर्ण मुहूर्त की समाप्ति के बाद हम आपको ले चलते ग्रहों के आकाशीय जो स्थानीय समय पटना के 5 बजे प्रातः। आज सूर्य देव का राशि परिवर्तन है, जब वे तुला राशि नीच राशि से निकलकर वृश्चिक राशि में जाएंगे, जहां मंगल और बुध पहले से विराजमान। अग्नि राशि, जल राशि और साथ ही साथ मंगल देव अस्त है, बुध देव बकरी और अस्त दोनों। इस प्रकार अस्त हुए ग्रहों की संख्या 2, वक्री ग्रहों की संख्या बुध, बृहस्पति, शनि 3, राहु और केतु तो बृहस्पति ये रहते ही। इस प्रकार मित्र राशि के अनुसार यदि अंश के अनुसार देखें तो चूंकि सूर्यदेव का राशि परिवर्तन होने वाला है, इसलिए वृद्धावस्था। बृहस्पति देव बकरी चल रहे हैं और शनि देव भी बकरी है, इसलिए अपने अंश का ह्रास करते हुए वे कम अंश पर। इस प्रकार मित्र राशि में 3 ग्रह, शत्रु राशि में 2 ग्रह, सम राशि में 2 ग्रह और स्व राशि में अपनी राशि में 2 ग्रह। और वे ग्रह है मंगल और बृहस्पति, मंगल और शुक्र। इस प्रकार शुक्र की राशि में 2 ग्रह, मंगल की राशि में 2 ग्रह और शेष ग्रहों की राशियों में एक ग्रह। नक्षत्र के अनुसार यदि ग्रहों को देखा जाए तो चंद्रमा अपने नक्षत्र में और बृहस्पति देव अपने नक्षत्र। इस प्रकार मित्र नक्षत्र में 1 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 1 ग्रह और सम नक्षत्र में 5 ग्रह। सबसे ज्यादा ग्रह बृहस्पति देव के नक्षत्र में है, 4 ग्रह उनके नक्षत्र में। शनि देव के नक्षत्र में 2, शुक्र देव और राहु के देव के नक्षत्र में 1-1। यानी केतु, सूर्य, मंगल को बुध के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं और शेष ग्रहों के नक्षत्र में 1-1। आपको हम ले आए हैं दूसरे भाग में तारा बलम। तारा बलम नौ तारा चक्र पद्धति पर आधारित है और यह चंद्रमा के नक्षत्र से संबंधित है। चंद्रमा के नक्षत्र से संबंधित है। चंद्रमा का नक्षत्र आज जिस नक्षत्र में गोचर करेंगे और चंद्रमा स्थायी रूप से जिस नक्षत्र में है उससे संबंधित। तारा बलम के समक्ष जो नक्षत्रों के नाम है तारा बलम के समक्ष जो नक्षत्रों के नाम है वे चंद्रमा जिस नक्षत्र में भ्रमण कर रहे हैं वे सारे, वही चंद्रमा के तारा बलम के नीचे जो नक्षत्रों के नाम है वे जन्म कुंडली में स्थायी रूप से चंद्रमा जिस नक्षत्र में है वह दर्शाता है। और दोनों का मिलान जहां होता है वह आज का नक्षत्र बताता है, आज का प्रतिफल बताता है, आज का तारा, आज का विभिन्न नक्षत्रों का आज का फल देखता है। उदाहरण स्वरूप यदि हमको किसी नक्षत्र का देखना है, कृतिका नक्षत्र का देखना है, तो कृतिका नक्षत्र से यदि चंद्रमा आज अवस्था में है तो फिर यहाँ पर जो क्रॉसिंग है संपत्ति में है तारा। इसी तरह से देखें तो कुल 9 स्थितियां बन सकती है। आज का तारा जन्म में हो, संपत्त में हो, विपत में हो, क्षेम, प्रत्यय, साधक, नैधनी, वित्तीय, ये स्थितियां बन सकती है।
संपत, क्षेम, साधक, मित्र और विमुक्त होने से शुभता के संकेत मिलते हैं। जन्म, विपत, प्रत्यय और व्याध नहीं होने से अशुभता के संकेत। और आज का तारा जब भी अशुभ फल दे तो कोई जोखिम पार करने के उद्देश्य से कोई जोखिम नहीं लेना चाहिए, यही सलाह दी जाती है। यह मूलतः नवतारा चक्र पद्धति पर आधारित है और नवतारा चक्र पद्धति के अनुसार हम ग्रहों के चंद्रमा से निकलकर हम पूरे ग्रहों के बारे में जान सकते हैं, किसी भी जा सकते हैं, जो कि हमारे लिए दीर्घ रूप से दीर्घ ये फायदेमंद है, क्योंकि हम यह जान सकते हैं कि कौन से ग्रहों के फल अच्छे हैं, कौन से ग्रहों के फल अच्छे नहीं। अच्छे ग्रहों के फल की महादशा में हम शुभ कार्यों का निष्पादन कर सकते हैं, और अशुभ ग्रहों के ये में जहाँ चुनौती हमें चुनौती मिल सकते हैं, वहां हम सावधान रह सकते हैं। इसलिए यह उचित, ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हुआ। ग्रहों की स्थिति को कुंडली के अनुसार भी देख सकते हैं और विभिन्न रिश्तों के अनुसार भी देख सकते हैं। यह काफी उपयोगी नवतारा चक्र पद्धति होता है। नवतारा चक्र पद्धति मूल सिद्धांत पर उसका है कि ग्रहों के मन नक्षत्र होते हैं, ग्रह अपना फल नहीं देते, नक्षत्र ही ग्रह के फल देते हैं। तो कुल 27 नक्षत्र होते हैं, 9 ही ग्रह होते हैं, कौन से नक्षत्र किस ग्रह के फल देंगे। इसके लिए सभी नक्षत्रों को, 27 नक्षत्रों को 3 श्रेणियों में रखा जाता है, 9 नक्षत्रों का समूह। और ग्रहों को महादशा के क्रम में रखा जाता है। पहला ग्रह केतु देव, दूसरा शुक्र, तीसरा सूर्य, चौथा चंद्रमा, पांचवा मंगल, छठा राहु, सातवां बृहस्पति, आठवां शनि, नौवां गुरु। और नक्षत्रों को पहला नक्षत्र जो भी होगा तीनों श्रेणी में से, पहला 10वां 19वां उनका स्वामित्व केतु देव को मिला। उसी तरह से दूसरा 11वां 20वां नक्षत्र का स्वामित्व दूसरे ग्रह शुक्र देव को मिला। तीसरा ग्रह को सूर्य को, तीसरा 12वां 20वां नक्षत्र का स्वामित्व। उसी क्रम में बढ़ते हुए 9, 18 और 27वां नक्षत्र का स्वामित्व बुध देव को दिया गया। और ये फलित कैसे करते हैं, और यह सारणी आपके समक्ष इस तरह से प्रस्तुत, यह काफी उपयोगी है और गणना में काफी मदद करता है। अब यदि फलित देखना है तो बहुत महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान से देखेंगे। चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उनको उस नक्षत्र पर चिन्हित करें, और उस नक्षत्र पर चिन्हित करें और फिर आगे बढ़े घड़ी की सुई की दिशा में। उदाहरण स्वरूप यदि चंद्रमा किसी का उत्तरा फाल्गुनी के नक्षत्र यानी सूर्य के नक्षत्र में, आज रविवार है तो सूर्य के नक्षत्र को लेते हैं, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में है मान लीजिए, और उत्तरा फाल्गुनी का जन्म नक्षत्र होता है, और यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं घड़ी की सुई की दिशा में। और जब घड़ी की सुई की दिशा में आगे बढ़ते हैं तो पहला ग्रह तो सूर्य हुए, दूसरा ग्रह चंद्रदेव, चौथा राहु, छठा शनि, आठवां केतु और 9वां शुक्र। ये सभी सुख फलदायी, और सबसे ज्यादा सुख फलदायी शुक्र हो। यह गणना इसी तरह से की जाती है। अब तो वहां से जो पहला ग्रह हुआ सूर्य, वहां से तीसरा, यानी सूर्य ये पहला ग्रह हुए, वहां से तीसरा, पांचवा, सातवां, ये ग्रह शुभ फलदायी। सूर्यदेव के नक्षत्र में जन्म जातक के लिए सूर्यदेव खुद, मंगल, बृहस्पति और बुध पीड़ादायक। इस प्रकार ग्रहों की स्थिति को जान जाने के बाद हम फलित कर सकते हैं। और ये जानने के बाद कि कौन से ग्रह हमारे लिए शुभ है, कौन से अशुभ, हम दशा का उपयोग कर सकते हैं। शुभ ग्रहों की दशा में उनका उपयोग कर सकते हैं शुभ फल प्राप्ति, योजनाबद्ध तरीके से हम शुभ फल प्राप्ति हेतु शुभ कार्यों को का निष्पादन कर सकते हैं। वहीं जहाँ चुनौती भरे समय है उसके लिए हम मानसिक रूप से तैयार रहते हैं, ताकि पीड़ा कम। जो भी फल होते हैं वह जैसे जैसे संख्या बढ़ती जाती है वह बढ़ते जाता है। संपत में जो तारे रहते हैं, यदि उसके संपत जो ग्रह हुआ, जैसे सूर्य के चंद्र में संदर्भ में चंद्रमा, तो चंद्रमा के नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए
जन्मे जातक सूर्य के नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए लाभदायी हो सकता है। और इसी तरह से यदि चंद्रमा जिस नक्षत्र जिस राशि में बैठे हुए हैं, जिस भाव जन्म कुंडली में जिस भाग भाव में बैठे हुए उसे संबद्ध कार्य करने से संपत्ति की लाभ हो। जन्म विपत्त और प्रत्यय और नैथानिक जब में जब तारा पड़ता है तो कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहिए, उपाय कर उसका सीधा चुनौती को स्वीकार करना चाहिए और आगे बढ़ना। हाँ, आपका धार्मिक धार्मिक कार्य जो भी है वो आप कर सकते। चंद्रमा ये रहे हमारे, इस तरह से हम शुभ और अशुभ फल जान सकते हैं कि चाहे वो जन्म कुंडली के ग्रह का हो। हमारे ये उदाहरण स्वरूप यदि पहला तीसरा पांचवा सातवां नक्षत्र ग्रहों के नक्षत्र में जन्म जातक से हमारा यदि संबंध बनता है तो पीड़ादायक हो सकता है, बाधा हो सकता है। वही दूसरा चौथा छठा आठवां नौवां ग्रह से हमारा में जन्मे ग्रहों के नक्षत्र से जन्म जातक हमारे लिए शुभ फलदायी हो सकता है। और यही वजह है कि नौ तारा चक्र पद्धति काफी उपयोगी हो जाती है, क्योंकि हम अग्रिम रूप से जान सकते हैं कौन से ग्रहों के फल ऐसा कैसे। और यह जानने के बाद हम योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ते हैं और वह हमारे लिए कारगर सिद्ध होगा। इस तरह से हम नवतारा चक्र पद्धति को समझ सकते हैं। नवतारा चक्र पद्धति की उपयोगिता को देखते हुए हमने YouTube पर अलग से ये पोस्ट रखा है जो आपके लिए उपयोगी हो सकता है, ज्ञानवर्धक भी हो सकता है। साथ ही साथ उसमें साथ ही साथ उसमें श्री राम भक्त हनुमान, माँ सीता तथा श्री राम की आराधना की काव्य जन्म को लिए हम उसमें रखा है जो आपके लिए उपयोगी है। तो चलिए वापस चलते हैं और तारा चक्र पद्धति पर। आज का जो तारा है क्या क्या है। आज का तारा, आज का तारा यह कहता है, आज का तो जो चंद्रमा है यह पहले भाग में हस्ता नक्षत्र में है, दूसरे भाग में चित्रा नक्षत्र। और हस्ता नक्षत्र में जब है तो वही वह चंद्रमा के ये में है। और भरणी पूर्व फाल्गुनी पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में जन्म जातक के लिए पहला भाग विपत हो सकता है, दूसरा भाग क्षेम का हो सकता है। एक उदाहरण के रूप में हम चर्चा कर रहे हैं। किसी भी नक्षत्र में जन्म जातक अपना देख सकते हैं कि मृगशिरा हस्ता नक्षत्र में जब तक चंद्रमा है तब तक क्या फल होते हैं, उसके बाद चित्रा नक्षत्र में जाते हैं तो क्या फल। उसी तरह से यदि दूसरे उदाहरण के लिए केवल सीखने के उद्देश्य से यह बता रहे हैं कि यदि चंद्रमा आज का किसी भी जातक का यदि पुनर्वसु विशाखा या पूर्वाभाद्र नक्षत्र में है तो उनके लिए नैथन्य होता है, ज्यादा पीड़ादायक होता है। उसके बाद जब भी आपका तारा आज अशुभता की स्थिति में थे तो शुभ कार्य को टालना चाहिए, दैनिक कार्य में सावधान होना चाहिए। कोई भी जोखिम नहीं। किताबों में लिखे जो उपाय है वह अपुष्ट है, कंफर्म कहीं से नहीं, इसलिए इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। और अस्टाचय, तो ये रहे हमारे दूसरे भाग की प्रस्तुति। तीसरे भाग में चंद्रमा जिस राशि में है, उसके अनुसार हम देखते हैं। तो चंद्रमा आज कन्या राशि में है और आज उनका राशि परिवर्तन है। इसके अनुसार इसे चंद्रबलम कहते हैं। इसके अनुसार आज मेष राशि के जातक, कर्क, कन्या, वृश्चिक, धनु और मीन राशि के जातक के लिए दिन उत्तम। शेष राशि वाले को सावधान रखें। स्वागत है आपका चौघरिया पर, चौथे भाग। चौघरिया एक प्रकार का मुहूर्त है जो कि शुभ और अशुभ समय दर्शाता है या किसी कार्य के लिए उपयोगी है।
चाहे वह कार्य पूजा पाठ से संबंधित हो, पहले बार हम किए जा रहे हो, ग्रहों से संबंधित कार्य हो, या वैसे सभी कार्य जिसमें हम शुभता की अपेक्षा करते हैं। यदि कोई जातक उचित मुहूर्त नहीं देख पाया हो तो कम से कम अपनी कार्यों में शुभता को कायम रखने के लिए चंद्र शुभता को कायम रखने के लिए तब चौघड़िया के दिन देखें। चौघड़िया की उपयोगिता को देखते हुए हमने चौघड़िया पर अलग से उन्हें पोस्ट रखा है। हिंदी में चौघड़िया की उपयोगिता, अंग्रेजी में यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया, आप भी उससे संबंधित कर सकते हैं और सीख सकते हैं। चौघड़िया की संक्षेप में बता दें कि कुल 8 चौघड़िया दिन के होते हैं, 8 चौघड़िया रात के होते हैं, और साप्ताहिक दिनों से संबंध रखने के लिए 7 चौघड़िया का नामकरण हुआ। और 8वां चौघड़िया जो आदि का चौघड़िया होता है वही अंत का चौघड़िया होता है। इस प्रकार चौघड़िया का संबंध साप्ताहिक दिनों से होता है, और चौघड़िया हर साप्ताहिक दिन के ग्रह स्वामी अलग अलग होते हैं और उनके विशेष कार्य, विशेष उद्देश्य, विशेष प्रयोजन के लिए अधिकृत हो। इस प्रकार हर चौघड़िया ग्रहों से संबंध हो जाता है और उनके विशेष कार्यों से। तो चौघड़िया को अतिरिक्त जो कार्य हुए उनके ग्रहों के से संबंधित कार्यों से किया जाता है। चौघड़िया को देखते समय यह हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि दिन का चौघड़िया अक्सर राहु काल, वार वेला और काल वेला से ग्रसित हो सकता है, और रात्रि का चौघड़िया काल रात्रि। तो अशुभता से अभिव्याप्त कोई भी चौघड़िया न हो, यदि होता है उसे त्याग करना चाहिए, उसका उपयोग नहीं करना। पुनः बता दें, दिन का चौघड़िया वार वेला, काल वेला और रात काल से ग्रसित हो सकता है, और रात्रि का चौघड़िया काल रात। अशुभता की स्थिति में उन चौघड़िया का प्रयोग नहीं करना। साथ ही अनुभव के तौर पर हमने पाया है कि चूंकि दिन सूर्य का होता है और शनि से कटुता होती है सूर्य की आपस में, इसलिए शनि का जो चौघड़िया होता है प्रतिदिन और काल वेला से ग्रसित, और रात्रि चंद्रमा का होता है। बुध चंद्रमा में आपस में वैमनस्यता होती है। चंद्रमा में कटुता नहीं रखते, लेकिन बुध कटुता रखते हैं। इसलिए चंद्रमा इसलिए रात्रि का चौघड़िया काल रात्रि से ग्रसित। यह हमने अनुभव और रिसर्च में पाया है कि रात्रि का चौघड़िया काल रात्रि से ग्रसित होता है, और दिन का शनि का चौघड़िया रात्रि का लाभ चौघड़िया, बुध का जो चौघड़िया है लाभ चौघड़िया, वह काल रात्रि से ग्रसित होता है। दिन का शनि का चौघड़िया जो कि काल चौघड़िया हो करता है, वह काल बेला से ग्रसित। इस तरह से अशुभ वाली स्थिति से हम बचकर अपने कार्यों का निष्पादन करते हैं, जिससे शुभता हमारी बढ़ेगी। तो चले आज का चौघड़िया देखिए, आज का चौघड़िया क्या है। तो आज का चौघड़िया अमृत चौघड़िया जो कि दिन के 10:13 से 11:34 तक है, वो वार बेला से ग्रसित है। फिर 11:34 से 12:56 तक काल चौघड़िया जो कि काल बेला से ग्रसित। उद्वेग चौघड़िया जो सूर्य का चौघड़िया हो सकता है 3:39 से 5:01। रात्रि का लाभ चौघड़िया 1:13 से 2:51 तक काल रात्रि लाभ चौघड़िया। इसलिए इन चौघड़िया को परित्याग करना चाहिए, शेष चौघड़िया। चलिए अब आपको आगे अगले भाग में ले चलते हैं, जो कि अंक ज्योतिष से संबंधित। अंक ज्योतिष में 1 से 9 तक की गणना की जाती है, शून्य को गणना में नहीं लिया जाता, और 1 से 9 तक एकल अंक में भी गणना को लिया जाता है। इस प्रकार अंक ज्योतिष में हम 1 से 9 तक अंक को ही पहचानते हैं, और इससे ज्यादा हम गणना नहीं करते। जब भी ऐसे 2 अंक मिल जाते हैं तो उनको हम लेकर उसे एकल अंक परिवर्तित करते हैं। ये 1 से 9 तक जो अंक है, इसके इनके मध्य देखेंगे 5वां अंक जो होता है वह सभी अंकों के बीच का अंक है, और यह संतुलित करता है अपने पूर्व आने वाले अंकों को बाद के अंक वाले। ये अंक
एक से नौ तक 9 ग्रहों से शासित होते हैं। एक को सूर्य, दूसरा को चंद्रमा, तीसरा बृहस्पति, चार राहु, पांचवा बुध, छठा शुक्र, सातवां केतु, आठवां शनि, नवां मंगल। अंकों की दुनिया में इन्हें विभिन्न अंकों को विशेष नाम से पुकारा जाता है उनके उपयोगिता के अनुसार। एक को राजा, सरकार या ऑफिस में कार्य कर रहे हो तो बॉस। दो को रानी या पार्टनर से, तीन को गुरु या सलाहकार से, चार को शरारती तत्वों से, नियम तोड़ने वाले व्यक्तियों से, झूठ बोलने वाले व्यक्तियों से, पांच को राजकुमार से, छह को मंत्री या सुख सुविधा देने वाले व्यक्तियों से, सात को धर्मगुरु या हम ये कहें कि सात को विभिन्न व्यक्ति, सात को धर्मगुरु से या वैसे व्यक्ति से जिनसे जिन्हें प्रकृति द्वारा भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान हो, पूर्वाभास हो। आठ अधिदस्त से, समाज के नीचे तबके के लोग से, हमारे अधीन कार्य करने वाले लोगों से, नौकर चाकर से और न्यायाधीश। नौ जिनके सॉरी मंगल बनते हैं, सेनापति से, डॉक्टर से, चिकित्सक से, पुलिस से आदि। जब हम जन्म लेते हैं तो ईश्वर द्वारा प्रदत्त हमें दो कुछ अंक मिलते हैं जन्म तिथि के रूप में। यह उपहार के रूप में मिलते हैं और यह स्थिर होते हैं। ये अंक स्थिर हुआ करते हैं ये स्थिर अंक होते हैं, ये बदलते नहीं। तिथि माह और वर्ष, जन्म तिथि में के जो अंक होते हैं वो तिथि माह और वर्ष की तिथि से हम मूलांक निकालते हैं। इन अंकों को जिस तरह से हमने यहाँ अंकों को निकाला है, ये चूंकि जन्म तिथि यहाँ पर है, जन्म तिथि 16/11/1990 है, जो जिसे हमने गूगल से लिया है और किसी एक महान हस्ती। इसका ये इसकी उपयोगिता हम एक्सरसाइज के तौर पे करते हैं, यहाँ पर कर रहे हैं, ना कि कोई प्रॉफिट करने के लिए या कंसल्टेशन देने। तो 16/11/27 जो जन्म तिथि है, इसको अगर यदि हम एकल अंक में परिवर्तित करते हैं तो जन्म तिथि का 7 होता है, माह का 2 होता है और वर्ष का 1 होता है। कुल मिलाकर यहाँ 10 बनता है और इसलिए 10 अंक यहाँ है जिनके एकल अंक में फिर परिवर्तित किए तो 1। इसका ड्राइवर 16, कंडक्टर 7, ड्राइवर 7, कंडक्टर 1। ड्राइवर 7 है, कंडक्टर का 1 होता है। तिथि और माह को जोड़कर तिथि और माह को जोड़कर 9 बनता है। यह 9 हमारा तिथि जन्म तिथि से मूलांक जो निकला, यह हमारा आंतरिक व्यक्तित्व बताता है। तिथि और माह को जब जोड़ते हैं तो 9 बनता है, यह हमारा बाहरी व्यक्तित्व बताता है। उसी तरह से वर्ष को जोड़कर एकल अंक में परिवर्तित करने के बाद पुरुष के लिए 11 में से उसे घटाते हैं और एकल अंक में फिर परिवर्तन करते हैं और महिला के लिए 4 उसकी को। यदि यह जन्म तिथि महिला का होता तो एंजल नंबर 5 हुआ होता, क्योंकि एक का जो है सो कुल ये इसका 9 9 10 9 9 18 19 होता है, 1 होता है और 1 होने के बाद इसे पुरुष के संदर्भ में 11 से उसमें घटाते हैं तो 10 बनता है, जो कि 1 होता है। इस प्रकार हम तिथियों को निकालते हैं और उसकी विवेचना करते हैं। ये स्थिर अंक होते हैं। जन्म तिथि अंक ज्योतिष का मूल सिद्धांत पहला कि किस शून्य को गणना में नहीं लेते, सभी अंकों को जो है एक अंक में परिवर्तित करते हैं। एक अंक में ही हम प्रयोग करते हैं, जब एक से ज्यादा अंकों का समूह मिलता है तो उसे परिवर्तित करते हैं एक अंक में, तब गणना करते हैं। ईश्वर द्वारा प्रदत्त अंक
ड्राइवर और कंडक्टर जो स्थिर हुआ करते हैं वो आपस में शत्रु नहीं। शत्रु होने से जिस प्रकार बस में ड्राइवर और कंडक्टर में यदि शत्रुता होती है तो चलना मुश्किल होता है बस का, उसी तरह से हमारा जीवन भी संकटों से भरा होता है यदि ड्राइवर और कंडक्टर दोनों शत्रु। बस में अगर ये यदि देखें ड्राइवर और कंडक्टर आपस में मित्र हैं लेकिन दोनों के शत्रु यदि सवार हो गए फिर समस्या खड़ी हो सकती है। इसलिए जीवन में भी यदि हमारे पास ये जो अ- अन्य अंक है यदि शत्रु अंक होते हैं जिसे हम सृजित करते हैं, ये तो स्थिर अंक हुए जो ईश्वर द्वारा प्रदत्त हुए जो हम सृजित करते हैं, जैसे मोबाइल नंबर, शहर का नाम, गांव का नंबर, पासवर्ड इत्यादि। यह यदि शत्रु मूलांक और भाग्यांक के होते हैं तो आगे चलकर हमें शत्रु का परेशानी हो सकती है। इसलिए हम सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी ड्राइवर और कंडक्टर का शत्रु ना हो। अब यदि ड्राइवर और कंडक्टर खुद ही शत्रु है आपस में, फिर उसका उपाय क्या है? तो उपाय के तौर पर जो हमने बताया था, इस इन अंकों के मान लीजिए 7 और 1 शत्रु है तो इनके बीच की मध्यस्थता के लिए हम कोई ऐसा अंक ढूंढते हैं जो दोनों के लिए उपयोगी, यानी हमारे आपके लिए नहीं, ड्राइवर और कंडक्टर। और अगर हम स्रोत का सोचे कि कौन सा स्रोत हो सकता है तो मोबाइल अंक, जब भी हम ऐसे अंक का प्रयोग करते हैं कोई भी अंक जो भी लेते हैं उसका जब भी प्रयोग करते हैं तभी वो एक्टिवेट होता है, और जब एक्टिवेट होता है तभी उसकी ऊर्जा यहाँ। तो ऐसी स्थिति में यदि हम मोबाइल अंक को लेते हैं तो उसकी उपयोगिता होती है लेकिन कांस्टेंट नहीं। इसलिए वो जो भी अंक हम प्रयोग में करते हैं वो ऐसा स्रोत लेते हैं जो स्थिर हो, डायनेमिक हो, उन्हें हम बनाए हम, लेकिन वो स्थिर। और वो अंक होता है नामांक। नाम ऐसा ये है जो जो हम बनाते, ठीक है हम नहीं बनाते लेकिन हमारे पूर्वज बनाते। धरती के जो ईश्वर हैं, जो धरती पर आने के बाद प्रथम ईश्वर जो हमारे हुए, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी आदि बनाते हैं। ये अंक कितने शुभकारी हैं, ये अशुभकारी, यही देखना होता है। और यह शुभकारी हो यह सुनिश्चित करना। अब आप कहेंगे कि अंक में तो अक्षर होते हैं, नाम में तो अक्षर होते हैं, फिर उसमें अंक कहाँ से आ गए? जी हाँ, उन अक्षर में अक्षरों के अंकीय मूल्य हुआ करते हैं और यह काफी उपयोगी होता है। इसलिए हमने जिस व्यक्ति का जन्म नाम लिया है आज, जिसका नाम यहाँ पर दिख रहा है, 16/11/1990 जन्म है और ये बैंगलोर के तेजस्वी जो पॉलिटिशियन है। तो इनकी जन्मतिथि हमने ली। अब आप देखें कि मूलांक हमारा 7 है, भाग्यांक हमारा 1 है, एंजल नंबर 1 होता है, और जो हमारा आउटवर्ड एटीट्यूड नंबर है वो 9। नामांक हमारा 3 होता है। अब ये देखना पड़ेगा कि नाम का जो पहला अक्षर है वह भी ऊर्जा उतना ही देता है, इसे भी हमें मूलांक और भाग्यांक का शत्रु नहीं होना, क्योंकि नाम का पहला अक्षर जब पुकारा जाता है सबसे ज्यादा ऊर्जा वहीं से होती है और हमारा ध्यान उस ओर जाता है। इसलिए कई बार हमारा नाम पुकारने के क्रम में जब हम पुकारा जाता है तो नाम का पूरा उच्चारण होने के पूर्व ही हम रिस्पॉन्स करते हैं। इसलिए नाम नाम हम हर स्तर पर, चाहे हम भविष्य में भी यह सुनिश्चित करते हैं कि ड्राइवर और कंडक्टर का शत्रु, तो इसलिए आप अब शत्रु अंक को पहचानना चाहेंगे। ये आपके समझ शत्रु अंक, 1 का 8, 2 का 4, 6 8 9, 3 का 6, 4 का 8 9 4 2, 6 का 3 9, 7 का 7 9 3, 8 का 1 2 9 4 8, 9 का 6 4 2 8। और यदि हम जो जातक का पूर्णांक का भाग्यांक है जो हमने लिखकर निकाला है नामांक, इनको देखें तो 7 के इनका मूलांक बनता है, 7 के शत्रु अंक 7 9 7 के शत्रु
7 खुद हैं और 9 और 3 भी बनते हैं। तो इनका नामांक यदि हम कहें तो 3 जो नामांक पर आ रहा है ये शत्रु अंक बन जाता है, जो कि अच्छे नहीं। साथ ही साथ इनका जो ये बनता है नाम का पहला अक्षर, वह 7 के शत्रु नहीं है, ये नाम का पहला अक्षर है। इसमें 2 सूची हमने आपके पास रखी है। पहला सूची जो जो मूलांक और भाग्यांक का शत्रु अंक, दूसरा जो मूलांक और भाग्यांक का शत्रु अक्षर। यानी शत्रु अंक यदि 1 का 8 होता है तो उनका जो अंक होता है, अंकीय मूल्य, अल्फाबेट जो होता है उनका एफ और पी होता है 8। यानी एफ और पी से नाम जिसका शुरू होगा उसका जो अंक होगा 8 होगा। इसलिए उन अंकों को हमने अलग से, दोनों को तालमेल कर हमने आपके लिए अलग सूची बनाई। इन अंकों को देखेंगे शत्रु अंकों, तो कुछ अंक ऐसे हैं जो अपने के ही शत्रु, जैसे 4, 4 के शत्रु 4 खुद, 7 के शत्रु 7 खुद, 8 के शत्रु 8 खुद, 9 के 9 शत्रु। क्योंकि ये ये है, ये अपने एक म्यान में 2 तलवार नहीं, यानी अपने साथ अपने ही गुणों वाले व्यक्तियों से उन्हें वो शत्रु बने रहे। जैसे 4 अंक, 4 अंक धोखा करना, लोगों को नियम तोड़कर काम करना, लोगों को झांसे में रखना, झूठ बोलना आदि। तो ये ऐसा व्यक्ति खुद इस तरह का प्रकृति वाला व्यक्ति से को पसंद करेगा, इसलिए वो शत्रु बनेगा। इसी तरह 7 साधु सन्यासी, एक साधु सन्यासी दूसरे साधु सन्यासी के भीतर भीतर निंदा कर। 8 न्यायाधीश, एक न्यायाधीश दूसरे न्यायाधीश के जजमेंट को बदलते हैं। एक नौकर दूसरे नौकर से जलता है। इस प्रकार 8 8 के शत्रु है। 9 से एक सेनापति दूसरे सेनापति से पैर रख से मित्रता नहीं रख सकते, इसलिए ये सारे अंक आपस में शत्रु हैं। ये रहे आपके ज्ञान की बात, इसलिए आप उपयोग कर सकते हैं। और अब प्रस्तुति की समाप्ति के पूर्व हम ये देखें कि पर्सनल ईयर क्या होता है, क्योंकि इस साल कैसा जातक बीतेगा यह जानने के लिए हम क्या करते हैं कि जन्म तिथि जो है 16/11/1990, उसमें से आप देखेंगे 16/11/1990 जन्म तिथि है, उसमें 1990 को हटाकर, वर्ष को हटाकर वर्तमान वर्ष को रखते हैं और तब भी अंकों को जोड़ते हैं। और यह देखते हैं कि यह मूलांक और भाग्यांक का शत्रु अंक बनता है या नहीं। तो आप देखें एक भाग्यांक का शत्रु अंक 9 नहीं है, लेकिन 7 का 9 शत्रु, इसलिए और इनका रनिंग एज भी 9 दे रहा है, 36 वर्ष, इसलिए इनका जो समय है इस वर्ष वह थोड़ा चुनौती का। इसलिए इस तरह से हम तिथि को निकालकर, सभी चीजों को निकालकर हम आकलन कर सकते हैं। और नवजात शिशु का आरंभ में ही जन्म के नाम ऐसा रखते हैं जो उनके लिए शुभकारी। अब एक हमें कुछ संदेश आया है कि यदि किसी भी व्यस्त व्यक्ति का नाम परिवर्तन करना हो तो संभव नहीं। जी हाँ, संभव। सर्टिफिकेट के नाम को आप में बदलने की आवश्यकता नहीं है। आप सोशल मीडिया का अकाउंट, नेम प्लेट आदि में नाम को परिवर्तित कर लें और उस नाम को लिखें। वो ऊर्जा जो देगी वही ऊर्जा काम करेगी। इस प्रकार अब हम आपको ले आए हैं आज के अंक विभिन्न तिथियों को जन्मे जातक के लिए, किसी भी माह के विभिन्न तिथियों को जन्मे जातक के लिए आज के अंक क्या हो। तो आज का अंक 9 है और विभिन्न मूलांक वाले व्यक्तियों से संबंध देखें तो इनका तटस्थता का संबंध 5 और 6 से है केवल, और मित्रता का 1 से, यानी 1/10/1928 को जो जन्मे जातक होंगे के साथ 9 नंबर मित्र होंगे, इसके दिन शुभ होगा। वही तटस्थ होंगे 6 7 वाले व्यक्तियों से, यानी 6 15 24 तारीख को जन्मे जातक के लिए और 7 16 25
तारीख को जन्मे जातक के लिए इनके साथ तटस्थता का संबंध है, इसलिए इनके स्कोर भी कम मिल रहे हैं, इस दिन उनका साधारण बीतने की संभावना है। और शेष जो अंक है उनके साथ शत्रुता है, कहीं गाढ़ी कहीं कम, लेकिन शत्रुता है, इसलिए वे सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि उनके लिए परेशानी बन सकती है, चुनौती बन सकती है, खास करके दैनिक कार्य में सावधान। इन्हीं शब्दों के साथ प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आपकी यह प्रस्तुति आपके लिए उपयोगी होगी, ज्ञानवर्धक, और आप हमसे बने रहे इसके लिए काफी धन्यवाद देते हैं। यदि प्रस्तुति को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबा लें, ताकि हर प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके। प्रस्तुति के को बेहतर बनाने के लिए आपको सुझाव और अंत में साझा करें प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों, दर्शकों के संग, ताकि सभी का कल्याण हो, सभी ज्ञान अर्जन कर अपने इसका प्रस्तुति का उपयोग कर अपने लिए सुखता ला सके। इन शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय सूर्य। कल पुनः नई प्रस्तुति के साथ उपलब्ध होंगे। जय सूर्य।